वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का महंगाई के खात्मे के लिए अवाम को 15 से 18 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देने का फैसला। हुकूमत और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। आटा और चीनी माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। क्या हुकूमत महंगाई का तूफान रोकने में कामयाब होगी? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और माहिर मईशत डॉक्टर फर्रुख सलीम से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 18 माह से मुख्तलिफ बुरानों का शिकार है। इस हुकूमत को अपोजिशन से तो कोई खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बदनामी में बदल चुकी है। लगता है कि अब वजीर आजम को भी इस बात की संगीनी का एहसास हो गया है कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो अवाम हुकूमत के खिलाफ खुद ही सड़कों पर निकल आएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी मुआशी टीम को महंगाई पर फौरी काबू पाने के लिए इकदाम करने को कहा है। अवाम पर महंगाई का बोझ करने के लिए 15 से 18 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। कल उन्होंने कौम को मुखातिब करके अपने ट्वीट में ये कहा, मुझे इन मुश्किलात का इदराक है जिनका तनख्वाहदार तबके समेत मजमूई तौर पर अवाम को सामना है। चुनांचा मैंने फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए, मेरी हुकूमत मंगल को काबीना के इजलास में अवाम के लिए बुनियादी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी की खातिर मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान करेगी। इसी असना में तमाम मुताल्लिका हुकूमती इदारे आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के इसबाब की जामा तहकीक का आगाज कर चुके हैं। कौम इत्मीनान रखे कि जिम्मेदारों को भरपूर मुहासबा किया जाएगा और उन्हें वाकई सजा दी जाएगी। बहुत सारी बातें और कहने को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये वादा और ये आदा कि उन लोगों को जो इस माफिया के पीछे हैं, पहले भी वो ये बात कह चुके हैं, क्या ऐसा कर भी सकेंगे? खबरें ये भी आई कि अहम लोगों को पीछे भी किया गया, इसके ऊपर वो नाराज भी हैं और दोबारा करीब आने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर कुछ ना कुछ तो जरूर है जो प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त माइंड में यकीनन है, जिसका जिक्र उन्होंने इस ट्विटर अकाउंट पर किया है। अंदर की खबर यह है कि बहुत सारे करीबी MNAs और करीबी साथियों ने ये बात पहुंचा दी है रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तक कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जाना मुश्किल है। महंगाई का ये आलम रहा तो फिर हम आगे क्या करेंगे, किस तरीके से वोट मांगने लोगों के पास जाएंगे। और जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जिसमें ये भी बताया गया प्राइम मिनिस्टर को कि आपकी टीम के लोग जिनका काम है कि जाकर आपको डिफेंड करें, वो शायद ऐसा नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी माजूरी जाहिर की कि अब ये काफी मुश्किल होता चला जा रहा है। सो फारूक सलीम साहब, ये सूरत हाल, क्या इमरजेंसी नजर आ गई है प्राइम मिनिस्टर को? विल दिस ट्वीट चेंज द सिचुएशन? मुझे लगता है इमरजेंसी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, ये पैगाम दोनों जगह इस्लामाबाद में और पिंडी में दोनों जगह पहुंच गया है और दोनों तरफ से कोशिशें भी हो रही हैं कि इस महंगाई के जिन को बोतल में वापस किस तरह डालना है। महंगाई, अगर थोड़ा सा मैं मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन कर दूं कि हुई कितनी है। जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 2 दिन पहले जो अपनी रिपोर्ट छापी, सारे मीडिया ने उसको उठा के चलाया और 14.5% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई का रेट था, वो सब जगह दिखाया गया। 14.5% रियली मीनिंगलेस है, इसका कोई बेमानी है। ये जो तनख्वाहदार तबका है जिसका वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र किया, तनख्वाहदार तबका 60 से 70% अपनी आमदन जो है वो खुराक की कीमतों के ऊपर खर्च कर देता है। और उसी रिपोर्ट में अगर आप दूसरा कॉलम पढ़ना शुरू करें, जो मेरे ख्याल है बहुत सारे मीडिया वालों ने नहीं पढ़ा, उसमें लिखा है पेरिशेबल फूड आइटम्स, यानी कि खुराक के वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जिसमें टमाटर है, जिसमें प्याज है, जिसमें आलू है, उनकी महंगाई की शरह 78% थी। राइट, ये हुकूमत कह रही है। 14% वाज मिसलीडिंग। 14% जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, टाइम हाई इन 12 years है, इवन दैट वाज मिसलीडिंग। उसका कोई वो बेमानी है। 14.5% की इन्फ्लेशन, खुराक की इन्फ्लेशन शहरी इलाकों में 78% है, ये हुकूमत कह रही। ठीक है। और मैं हमेशा ये सोचा करता था कि हमारी जो दही इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पे तो एक्सेस इजी होती है, वहां पे शायद इन्फ्लेशन का इतना जोर नहीं है। यही रिपोर्ट कहती है कि जो खुराक की चीजें हैं वो दही इलाकों में, गांव में 90% बढ़ी हैं 12 महीनों में।
राइट 90%। अब तनख्वाहदार का तबका आपने जिक्र किया, तनख्वाह तो फ्लैट है, ठीक, तनख्वाह तो 12 महीने में नहीं बढ़ी, मिल ही नहीं रही कई जगहों पर, तो मिल भी नहीं रही, हमारे मीडिया सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। और टमाटर, ये हुकूमत कह रही है अपनी रिपोर्ट में, कहते हैं टमाटर 211% बढ़ गया, प्याज 136%, आलू 111%, ये 12 महीने में हुआ, और दाल मूंग 83%। अब हुकूमत या तो कोई ऐसी वजारत बनाए जो हमें तरकीब बताए, कोई रेसिपी बताए कि इन 5 चीजों के अलावा आपने हांडी बनानी है, ठीक है, जिसमें आलू ना डलता हो, जिसमें प्याज ना डलता हो, जिसमें दाल ना डलती हो। I don't want to laugh, it's a serious matter, but It is ये a है serious क्योंकि matter. आप जाके अब पूछे जरा लोगों से, लोग खाने के सर, काबिल नहीं जो रहे। ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं, जो कहीं पे डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, किसी और से जाके पूछे, वो कहते हैं पहले हो जाता था गुजारा, अब नहीं होता, नहीं हो रहा। ये एक जनरल परसेप्शन है। अच्छा, अब आटे का था, अब आटा इतना इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए, यानी कि एक औसतन एक पाकिस्तानी तकरीबन 115 किलोग्राम आटा साल का खाता है। ठीक है, जो कि शेख रशीद साहब ने कहा कि नवंबर दिसंबर में ज्यादा खाता है, वो शायद ज्यादा खाते That's होंगे besides the जरूर। point, ठीक। देखिए 115 किलोग्राम का मतलब ये है कि तकरीबन 20 लाख टन हम 21 करोड़ पाकिस्तानी महाना आटा खा रहे हैं। ठीक जब है। 20 रुपए किलो बढ़ता है, ठीक है, तो 40 अरब रुपए का फिर यह टीका लगता है आपकी और मेरी जेब से, और इसका फायदा 40 किसको अरब होता है? रुपए। फायदा भी होता है इसका किसी को, जिसकी जेब से, आपकी मेरी जेब से निकल रहा है तो किसी की जेब में जा रहा होगा, और वो पता है प्राइम जाहिर मिनिस्टर बात को है ना। कौन है, आपको पता है कौन है वो? देखिए लाहौर में वजीर आजम साहब ने कहा कि ये माफिया जो है ये रुकावटें क्रिएट कर रही है, रोड़े अटका रही है, और मैं जानता हूं कि वो कौन सी माफिया है। ठीक, ये वजीर आजम साहब आप जानते हैं? देखिए मैं चाहूंगा आपके ख्याल ये, से प्राइम मिनिस्टर वाकई जानते हैं? मैं चाहूंगा ये कि वजीर आजम साहब उन माफियाज का नाम हमारे साथ शेयर कर लें, ठीक, और ये भी बता दें कि पिछले 17-18 महीनों में, आपने 18 महीने कहा शायद हुकूमत के, उसमें इन माफियाज के खिलाफ कानून का शिकंजा क्यों नहीं इनके? ठीक है, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट तीसरा भी है कि कोई मंसूबा है वजीर आजम साहब के पास कि मुस्तकबिल फ्यूचर में इन माफिया के खिलाफ क्या कल करना? बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, विल सी कि क्या होता है उसमें। बट डॉक्टर रमेश, अभी पिछले हफ्ते तक तो आप लोग हमें बुरा भला कह रहे थे कि मीडिया कहे जा रहा है महंगाई, आप लेके चले जाते हैं माइक्स, आप बताए जा रहे हैं, आप कहे जा रहे हैं, ये आज एकदम से कैसे पता चला कि महंगाई हो गई है? नहीं, महंगाई का तो मैंने यकीन की कैफियत कैसे हुई? महंगाई का तो खैर 2-3 महीने से जब भी हमारी मीटिंग हुई है, स्पेशली मैं तो हर मीटिंग में बोला हूं, और हर मीटिंग के अंदर ये मैंने इश्यूज उठाए हैं। और पहले तो आपने जो माजूरी की बात की, माजूरी वाली बात नहीं है, हर प्रोग्राम में आज भी पीटीआई का नुमाइंदा जा रहा है डिफेंड करने के लिए। इश्यूज है, उन इश्यूज को हम मानते हैं कि कुछ मिसमैनेजमेंट है, मगर रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर पीटीआई की सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डाली जाए ये नहीं है। अच्छा चलिए ये छोड़िए, ये बात सच है कि प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि सर ये बड़ा मुश्किल हो गया, ये जो महंगाई हमारी, मैंने 4 महीना पहले गंदम का तो मैंने 4 महीना पहले बताया था कि जनवरी में गंदम आपको 50-60 रुपए में भी नहीं मिलेगी, गंदम है मगर ये मिसमैनेजमेंट हो रही है। चीनी का मेरी दिसंबर में मैंने ये इशू जरूर हाईलाइट किया था कि चीनी आपकी 80 रुपए से कोट एंड कोट खबरें आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे मिस गाइड किया जा रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये फीलिंग कि प्राइम मिनिस्टर को कोई मिसगाइड कर रहा है, एंड प्राइम मिनिस्टर इसमें देखें, बात ये है कि जिस लोगों की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं हमेशा ये कहता हूं जिस भी मिनिस्टर को जो टास्क है वो उस इशू के ऊपर बात करे, मगर वो हमेशा दूसरी जीनत के ऊपर कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को। नहीं, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर को जो अप्राइज करने के लिए जो भी लोग नजदीक होते हैं उनको बताना भी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को वैसे भी ब्रीफिंग भी आती है, सिर्फ इनसे नहीं इदारों से भी ब्रीफिंग आती है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल पता नहीं है। मगर इसको सही तरीके से मैनेज करना चाहिए था, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है। आइडिया कि प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि आप लोग मुझे मिसगाइड कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है कि हमारी पॉलिसी में आपको बताऊं, पता है इंडिया के अंदर जैसे इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड था ना, जैसे हमने कैंसर की दवाइयों के लिए हमने खोला, अगर हमारी फूड आइटम भी अगर इंडिया के साथ भी अगर खुले होते ना, तो ये आप तो वो भी वहां पे भी बहुत ज्यादा करेंगे। इंडिया इज नॉट द ओनली इशू सर, तो आप बड़े इश्यूज है, मैनेजमेंट ठीक करें आप, कहां पे इससे भी बहुत फर्क पड़ता है ना। माफिया पकड़े सर, इंडिया को छोड़े, इंडिया से बड़ा इंडिया भी बाहर से ले रहा है। नहीं, इसके अलावा टमाटर है, बहुत सारी चीजें, दालें हैं, हर चीज में फर्क पड़ता है ना, सिर्फ एक आइटम नहीं है। लेकिन लेट अस गाइड द प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के महंगाई जिस भी वजह से हुई है, टाइम थोड़ा है, द क्लॉक्स आर टिकिंग। ये हकीकत है कि जिस शख्स से आप जाके गली में
पूछें, वो सब ये रोना रो रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। आप मीडिया को ब्लेम करते हैं कि मीडिया ने परसेप्शन क्रिएट किया है, ऑपोजिशन को कहते हैं या वाकई लोगों की जेबें हल्की हुई हैं। लेकिन ये एक हकीकत है आज के पाकिस्तान की कि सब कह रहे हैं नए पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है। वक्फा लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सीरियस एक्शन लिया जाएगा, जबकि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर भी कहते हैं कि फरवरी में महंगाई के खात्मे के लिए अहम इकदाम होंगे और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेट्स वॉच असद उमर। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा। और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं, वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, आप उन पर भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला फरवरी के महीने के अंदर अंदर उन लोगों के ऊपर भी फैसले किए जाएंगे और जो जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस प्रोग्राम। वजीर आजम ने कल भी वफाकी काबीना के इजलास में अवाम को रिलीफ देने के लिए ऐलान किया कि अहम फैसले हैं। असद उमर साहब भी कह रहे हैं कि अहम फैसले होने जा रहे हैं, ये रिलीफ मिलेगा अब अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असद उमर साहब की बात जो अभी मैंने सुनी है, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी हुई है कि असद उमर साहब को या पीटीआई की टीम को इस बात का एहसास कहें, इदराक कहें या कहें कि उनको मालूम हुआ है कि वाकई पाकिस्तान में महंगाई है। इससे पहले तो वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात जो उन्होंने तस्लीम की है अपनी इस गुफ्तगू में वो ये है कि हुकूमत के पास सलाहियत मौजूद है इस महंगाई को कंट्रोल करने की। और अगर इसको आप दूसरे तरीके से इसी जुमले को फ्रेज करें तो वो ये है कि सलाहियत होने के बावजूद अभी तक हुकूमत जो है उसने इकदाम ही नहीं किए महंगाई को कंट्रोल करने के। और आज उन्होंने ये फैसला किया है कि हम वो तमाम इकदाम उठाएंगे जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। खुशाइंद है, मैं कहता हूँ जी कि बहुत खुशाइंद है। अल्लाह करे। बट जब जिम्मेदारान का जिक्र कर रहे हैं, जो इस माफिया का प्राइम मिनिस्टर भी कर चुके हैं, फिरदौस आशिकवान ने सिंध में चीनी जखीरा किए जाने पर ऑपोजिशन को तनकीद की है, दीगर मिनिस्टर्स भी कर चुके हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि वो पीटीआई के लोगों की बात कर रहे हैं, और भी तरफ इशारा है। पहली बात तो ये है कि महंगाई के इस जिन में मैं नहीं कहता कि जनाब ये पीटीआई है, ये पीपल्स पार्टी है। मैं बड़ी एक पाकिस्तान के एक शहरी होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का काम है कि उनके अपनी बगलों के अंदर अगर कोई जखीरा अंदोज, चोर, मुनाफिक उनके अपने अंदर सफों में मौजूद है, उनका खुरा भी लगाएं, किसी और पार्टी के अंदर मौजूद है उनका भी लगाएं। लेकिन ये काम बहरहाल गवर्नमेंट ने करना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से मामला हल नहीं होगा। ये जो मामले खुसूसी है इतलात और नशरियात, उन्हें भी पता होना चाहिए डॉक्टर साहबा को कि ये सिर्फ बैठ के उधर पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, दूसरों को गालियां देने से ना आटा पूरा होना है ना चीजें पूरी होनी है। इकदाम करने पड़ेंगे। और मैंने बार बार ये बात की है, कि आप अगर किसी के घर जाएं, वो 10 बंदों को अगर खाना खिला रहा हो, इसका मतलब है वो खाना खिला सकता है। लेकिन अगर उसके बर्तन गंदे हैं, इसका मतलब है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी है, मैनेजमेंट की कमजोरी है। ये मैनेजमेंट की कमजोरी का एहसास ही नहीं कर रहे, दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहरा के मड स्लिंगिंग करके जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने हकीकत को तस्लीम की है कि महंगाई भी है और हम ठीक भी कर सकते हैं। और आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं मैं वो इक़दाम उठाऊंगा। काश ये ऐलान वो आज से 1.5 साल पहले करते तो इस वक्त महंगाई पे कंट्रोल होता। ये तो 1.5-2 साल हो गए दूसरों को गालियां दे रहे हैं और उस पर निजाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने तस्लीम किया है कि हम वो इक़दाम उठाएंगे जिससे महंगाई कंट्रोल हो। और अगर इन्हें कोई अल्लाह ताला कोई उनके दिमाग में कोई हिदायत डाले तो उन लोगों की चीखें, जिनके बच्चों की फीसें हैं, जिनके स्कूल के फीसें, बिजली के बिल, गैस के बिल अदा नहीं हो रहे, मकान के किराए अदा नहीं हो रहे, और उन्हें ये भी कहें, आज प्लीज ये पैगाम उन तक पहुंचाएं कि दवाई पे भी गौर करें तो 400% महंगी हुई है। वो तो आपके लोगों ने की है ना, सिंध से नहीं हुई, आपके लोगों ने की है। उसमें पैसे लिए गए हैं, अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है। उस दवाई को भी सस्ता करें।
ताकि गरीब के बच्चे जो बीमार होते हैं तारिक ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट पहले भी इन चीजों के ऊपर थी। जो कम सार्फिन, जो कम इस्तेमाल गैस बिजली करते थे, उनको पहले ही उनको कंसीडर किया था, इंडस्ट्रीज को पहले ही कंसीडर किया था, बिजनेस कम्युनिटी को अपने तौर पे, और लोग कम जो गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उसको। मगर अब थोड़ा सा जो परसेंटेज बढ़ा है इन्फ्लेशन का, उस हवाले से कुछ एक्स्ट्रा मेयर्स ले रहे हैं। थोड़ा सा परसेंटेज अभी बताया था नहीं, जो मेयर्स मैं उसको मानता हूं ना, मगर उसका आप ये कहें कि पहले गवर्नमेंट को एहसास नहीं था, अभी है। मैं समझता हूं कि कुछ हमारे लोगों की बातें, मिसमैनेजमेंट ये है कि मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाना, ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। इश्यूज पहले भी थे, उनको पहले भी रिड्रेस किया जा रहा था, अब भी रिड्रेस किया जा रहा है। मगर इसके हवाले से आप ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा नहीं होनी चाहिए। यहां तक जो हालात भी पहुंचे हैं उसमें 72 सालों की सारी तो आप ही करें सर, आप ऑपोजिशन को इल्जाम लगा रहे हैं, वो आपको लगा रहे हैं। इल्जाम की बात नहीं करता मैं, नहीं माजी के ऊपर। मैं समझता हूं माजी ने भी अच्छा नहीं किया, हमारी 1.5 साल के अंदर भी वो पॉलिसीज अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमने उसको जो काउंटर कर सकते थे। पहले अच्छा हुआ ना, अब अच्छा हुआ, तो अवाम का क्या कसूर? और नहीं, अवाम के साथ इश्यूज हैं। आप हुकूमत में थे, आप आज भी हुकूमत में सर, बुरा सबने किया वैसे। मगर पहले भी फरिया, आपको पता है, आपके प्रोग्राम में नून लीग में था, मैं बहुत मर्तबा आता था, तब भी आप कहती थी कि आप ये बातें करते हो। मैंने कहा मैं उस वक्त भी रियलिस्टिक बात करता था, आज भी। जब तक रियलिस्टिक बात आप नहीं करेंगे, इश्यूज को मानेंगे नहीं, उसके लेकिन सिंध माफिया का आपको सही पता होगा। मैंने आज उसके ऊपर गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर हर जगह पे ब्रीफ किया है। एक फिगर मेरे पास है कि गंदम के अंदर 100 रुपए, 500 रुपए कैसे गंदम सिंध के अंदर जो है मिल वालों को दी गई है। नैब के पास उसका अलहदा रिकॉर्ड है। आप फ्लोर, एक फ्लोर मिल के ऊपर 10-10, 20-20 करोड़ रुपए की गंदम है जो उसके पास पड़ी है। तो एक्शन लेंगे एक्शन भाई, सिंध गवर्नमेंट लेना। अगर आप एफआई अभी नजफ मिर्जा जैसा बंदा बैठा है, सिंध गवर्नमेंट इजाजत दे, आप अपने लोगों में ले लें, इधर ले लें। सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं कि जो गंदम का जो बहरान वहां पे है ना, आप सक्खर रीजन के अंदर 20-20, 40-40 करोड़ की फ्लोर मिल वालों को पैसे दिए गए, उनसे 100 रुपए बोरी लिया जाता है कि आपके पास पड़ी रहे गंदम, और उन्होंने गंदम किसी ने बेच दी, किसी ने प्रॉपर्टियां ले ली, अब वो पैसे नैब के थ्रू किस्तों में दे रहे हैं। इतना जुल्म है वहां पे। अगर ये चीजें आए, आज एक और हमने चीजें पकड़ी भाई। एक मिनट, एक बात पूछनी है फरूख साहब से कि क्या एक दफा जब महंगाई हो जाती है, कैन यू ब्रिंग इट बैक? इज दैट पॉसिबल? देखिए, दो किस्म की महंगाई है। एक तो IMF रिलेटेड महंगाई, जो बिजली का बिल है, जो गैस का बिल है, उनका जो टैरिफ बढ़ रहा है, वो हमारी हुकूमत के डिस्क्रेशन में नहीं है, वो नहीं नीचे ला सकेंगे अनलेस वो चोरी रोक लें, जिसमें वो अभी तक कामयाब ये भी नहीं हुए, इससे पहली वाली हुकूमत भी नहीं हुई थी। दूसरा जो रिलीफ का हिस्सा है, वो जैसे गंदम और चीनी है, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। आलू, प्याज, टमाटर, इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे एक तो पॉलिसी मेकिंग का, पॉलिसी साजी का फुकदान है। आप जरा अंदाजा कीजिए कि मैं आपको 4 चीजें बताता हूं गंदम में क्या हुआ। फरवरी 2019 में हमारे सारे वुज़रा बैठे और उन्होंने ये फैसला किया, भाई हमारे पास तो बेतहाशा गंदम है, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। 6,93,000 टन हमने एक्सपोर्ट कर डाली। $75 की सब्सिडी, $75 मिलियन की सब्सिडी नहीं, मगर ये डिसीजन नूली का था। अच्छा, उसको कंटिन्यू रखा गया। फरवरी 2019 में ये हुआ। जून में हमारी जो मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी की, उसने कहा भाई हमारे पास तो गंदम नहीं है, आप बैन लगाएं। अब वो बैन लगते लगते फरिया 4 महीने गुजर गए। उस दौरान भी एक्सपोर्ट हो रही थी। सितंबर के महीने में ECC ने एक्चुअली बैठ के बैन लगाया। अक्टूबर की महीने की किताबें हमने खोल के देखी, फिर एक्सपोर्ट हो रही है, बैन के बावजूद एक्सपोर्ट हो रही है। तो इनके पास इन पे एक्शन है। आज भी शार्टेज नहीं है, आज भी गंदम की शार्टेज नहीं है, मिस में नहीं। सब यही कह रहे हैं। साहिबजादा साहब जब वजीर थे फूड सिक्योरिटी के, वो भी यही कहते थे कि 24 मिलियन टन हमने प्रोड्यूस कर लिया, शॉर्टेज नहीं। भाई अगर शॉर्टेज नहीं है तो कीमत 44 से 70 कैसे हो गई? That is the question. Mismanagement इसका पता है हल क्या था? मैंने 4 महीने पहले चेक करें बैंक बैलेंस किसका पड़ा है, ये चेक करना किधर गए हैं पैसे। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को 2-3 जगह गए, ज्यादा नहीं गई है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को परचेज करनी थी। और आज जैसे इंपोर्ट का बताया ना, इंपोर्ट कोई नहीं होगी, एक बोरी इंपोर्ट नहीं होगी। राइट, वी हैव टू टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। तब्दीली का नारा लगा के जो हुकूमत आई थी, इसमें काफी तब्दीलियां हुई कैबिनेट के अंदर, और सबसे बड़ी तब्दीली उस वक्त हुई थी जब फाइनेंस मिनिस्टर को ही तब्दील कर दिया गया था। एक बार फिर ये खबरें आ रही हैं कि हालात ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, चाहे वो शहबाज जैदी साहब के हवाले से हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से हो। क्या दोबारा कोई तब्दीली देख सकते हैं फखर सलीम साहब? देखिए, तब्दीली का जो आपने जिक्र किया, वो पुराने पाकिस्तान में तो 44 रुपए आटा मिलता था, अब 70 रुपए पे पहुंच गया। तब्दीली तो आई फिर पुराने पाकिस्तान में 55 रुपए किलो की चीनी थी, अब वो 85 पे पहुंच गई। बिजली 11 रुपए का यूनिट मिला करता था, अब मेरा बिल 27 रुपए पे आया। गैस 2.5 रुपए का यूनिट था, अब 6 रुपए पे आ गया। तो ये चीजें पीटीआई की हुकूमत एटलीस्ट पीएमएलएन के ऊपर नहीं डाल सकती। ठीक है, ये तो हमारी अपनी, लेकिन वो डालते हैं वैसे, वो कहते हैं उन्होंने कर्जे लिए, उनके पास शायद कोई और जवाब नहीं है। अब देखें ना कि अगर गंदम की शॉर्टेज हुई है और ये फरवरी 2019 के बाद की कहानी मैंने आपको बता दी, तो ये फिर पीएमएलएन के ऊपर डालना जरा मुश्किल है। और ये फिर ये चूरन अब बिकता भी नहीं है, लोग भी नहीं मानेंगे। 17-18 महीने के बाद अब ये कहते रहे कि जी अब आप उससे भी पहले चले जाएं कि 1947 में गोरा है वो सारा काम वो खराब करके चला गया। फरूक भाई, मैं जो आपने फिगर्स जो बताई, मैं एग्री करता हूं कि वो फिगर्स, ये चेंज बिल्कुल हुई है डबल के हवाले से। मुझे ये बताएं, मगर इस बात से एग्री नहीं, ये भी आपने सही बात की है कि ये बयान आप नहीं बिकता है कि नून लीग के ऊपर नहीं, मगर ये जो आप कह रहे हैं ना कि नून लीग के ऊपर ये उसका कसूर नहीं है, ये नहीं मानता। देखिए, ये जो तसलसल जो चलता आ रहा है, उस तसलसल को अक्लमंदी के साथ, बहुत एक्स्ट्रा मेयर्स के साथ हम इसको बेहतर जरूर कर सकते थे, उसके अंदर फ्लॉज हैं, मैं उन चीजों को मानता हूं। मगर ये आप कहें कि हम नून लीग के अंदर ऊपर बिल्कुल नहीं डाल सकते, तो ये गलत है। ओके, नून लीग से पूछे थे लेकिन आपने बताया नहीं। मगर अभी हफीज शेख साहब रहेंगे आपकी फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द रेस्ट ऑफ योर गवर्नमेंट। देखिए, एक हफीज शेख की जरूरत है, हफीज शेख हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे चेयरमैन एफबीआर हो, उनके ऊपर हमेशा पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप मुख्तलिफ हुकूमतें देखें, उनके ऊपर प्रेशर जरूर आए। अब जो जितना प्रेशर सस्टेन करेगा पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जहां पे जैसे कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे ये किसी भी हालत में आवाम का रिलीफ चाहिए, तो उन प्रेशर को जितना सस्टेन कर सकते हैं तो वो रहेंगे। जो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकेगा, लाजमी है पॉलिटिकल। बड़ी गहरी बात की आपने। क्या लगता है डॉक्टर साहब, हफीज शेख साहब प्रेशर सस्टेन कर लेंगे या फिर कोई तब्दीली होगी? देखिए जी, मैं समझता हूं कि उन्होंने जरदारी साहब के दौर में भी बदतरीके ऐसा काम किया है। गो के ये जरदारी साहब के दौर को करप्ट तरीन दौर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक वक्त में आप भी कहते पता नहीं, मैं भी उसको सुनहरी दौर नहीं कहता, आज भी यकीनन करप्शन रही है उस दौर में, बिल्कुल रही है। और आज इनकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि इन्हें पूरे पाकिस्तान में, अपनी पूरी पार्टी में जरदारी साहब के फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा कोई मिनिस्टर नहीं मिला। अभी कह रहे हैं डॉक्टर साहब, भाई हैं मेरे, कि नून लीग पे हम जरूर डालेंगे मलबा। वो सारे आप डालते इसलिए कि आपके पास और कोई जवाब नहीं है, वरना जिस शख्स को 7 साल आपने पहले कह दिया हो कि आप पाकिस्तान के, अगर हमारी हुकूमत आई तो वजीर खजाना होंगे, वो 7 माह नहीं चल सके। इससे बड़ी नालायकी या इससे बड़ी मिसमैनेजमेंट फिर मैं कहूंगा और क्या होगी, इससे बड़ी नाअहली और क्या होगी। और जिस शख्स के ऊपर आज आप प्रेशर डालने की बात कर रहे हैं, मामला उसके भी कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि दाएं बाएं के जो विंग्स हैं वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। आप देखें एफबीआर की क्या पोजीशन है, जो उनके अहदाफ थे रेवेन्यू इकट्ठा करने के, वो थे क्या, असल में क्या इकट्ठे हुए हैं। और वो एफबीआर के चेयरमैन अचानक अपना बुरिया बिस्तरा संभाल के पतली गली से निकल गए हैं। तो आप यकीनन जो वजीर खजाना है वो चले गए हैं, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, आपको नहीं पता अभी तक। ठीक है, नहीं मैंने कहा रिकन्फर्म कर लें आपसे। इनके अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, वो 3-4 टीवी प्रोग्राम्स में मेरे साथ बैठ के तो एक्सेप्ट कर चुके हैं। So let's say hypothetically अगर चेंज होते हैं हफीज शेख साहब, तो कौन होगा फिर फाइनेंस मिनिस्टर? जी, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता जी, ये तो जो मौजूदा इस वक्त आर्जी तौर पे कायमशुदा हुकूमत है वही इसका जवाब दे सकती है कि नए फाइनेंस मिनिस्टर ये किसको लेके आ रहे हैं। और वो भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा तजर्बा होगा जो कि इंतहाई बौंडा होगा, और उसके नताइज भी वो नहीं निकलेंगे जिन नताइज की आज प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि जनाब मैं सख्त इकदाम लूंगा और मैं महंगाई को कंट्रोल करूंगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, बल्कि मैं इसमें बात करूंगा पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां पे शदीद कमजोरियां हैं।
पंजाब में कई पावर सेंटर्स बने हुए हैं, वज़ीर-ए-आला चेंज करें या ना करें, हमें तो उससे कोई गर्ज नहीं है। अपोजिशन के तो हक में है जो मैनेजमेंट इनकी पंजाब में मौजूद है, लेकिन अवाम की उसने तबाही कर दी है। ठीक है। ये कहते हुए मुझे कोई यार नहीं है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां हैं। Right. आधे से ज्यादा पाकिस्तान से पंजाब में बैठा हुआ है। ठीक है। और ये जो फैसले उन्होंने- देखें, बात पता है क्या, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती है कि हम पब्लिक पॉपुलर फैसले करें और हमारी पॉपुलैरिटी बढ़े, मगर आदमी किसी न किसी मोड़ के ऊपर किसी न किसी गवर्नमेंट को रियलिस्टिक होने की जरूरत थी, जो ये गवर्नमेंट रियलिस्टिक इतने पोजीशन पे realistic गई हो गए सर। और रियलिस्टिक पोजीशन जाने के बाद 1.5 साल में लाजमी है ये इश्यूज आए हैं, मगर उन इश्यूज को बहुत अच्छे तरीके से भी किया गया है और कुछ उसके अंदर कमजोरियां भी हैं जो जिन प्रोग्रामों को लिया गया उन प्रोग्रामों को बेहतर तरीके से लिया जा सकता था, उन चीजों को आप माने, मगर अगर पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालेंगे ये बेहतर उनके आ रहे हैं। ये कौन सी रियलिटी है? देखें, लोगों की तकलीफ का आपने बात की है, मैंने शुरू में अप्रिशिएट किया है, मैंने कहा अल्लाह करे ऐसा हो। मैं बेवाओं की बात कर रहा हूँ, यतीम बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनकी माएँ, उनकी पेंशन जो है वो 9-9 हज़ार रुपए, बिल 15-15 हज़ार रुपए आ रहे हैं, रो रही है बेचारी वो कि हम बिल दें, कैसे करें, हम बाकी खाना कहां से खाएं? एक तरफ इंटरनल इशू, Okay. दूसरी तरफ बाहर के कर्जे, तीसरी तरफ सर्कुलर डेट की बात, चौथी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट, सारे इश्यूज के हवाले से अगर आप सारी चीजों को इकट्ठा करें तो जो चीजें जिस तरीके से मैनेज हो सकती थी वहां पे किया गया है, मगर मैं आज भी आपसे इस चीज में एग्री I have to wrap up the show. लेकिन क्या बेहतरी कहीं आई है, कहीं इस सारी महंगाई के बाद, कमरतोड़ महंगाई के बाद, तकलीफों के बाद कोई फायदा हो रहा है? अगर हम ना जाते IMF में और इतनी महंगाई होती तो एक और सूरत हाल थी। आप गए IMF में और फिर इतनी महंगाई है तो क्या अवाम का तासुर होगा? देखिए, मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि वजीर आजम साहब वाकई में चाहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां नई निकलें इस मुल्क के अंदर। ठीक है।